1900 کا ज़माना था जब दुनिया भर में इल्म व दानिश के मुख्तलिफ मराकज़ थे, लेकिन कोई मरकज़ी इदारा मौजूद नहीं था जो कायनात के राज़ों को जांचने और समझने के लिए मखसूस हो। उस वक्त साइंस का मौजूदा तसव्वुर नहीं था और लोग ज़्यादातर कुदरती मज़ाहिर को मजहबी या माफूक अलफ़ितरत ताकतों से मंसूब करते थे। ताहम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे अफराद ज़रूर मौजूद थे जो कुदरत के मज़ाहिर को अक़ली तौर पर समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं अफराद के लिए इल्म की प्यास एक ऐसा जज्बा था जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहा। ऐसे ही एक दूर दराज इलाके में नासा नामी एक खफिया जमात कायम हुई थी। नासा का मकसद इल्म के उन राज़ों को खोजना था जो अब तक इंसानों की पहुंच से दूर थे। ये जमात यूनानी, मिस्री और भारतीय उलूम के मुताले से नई तहकीकात की बुनियाद रख रही थी। नासा का हर रकन इल्म व हुकमत में महारत रखता था और वही अपने ज़माने के बड़े मुफ़क्किरीन, साइंसदानों और फ़लसफ़ियों में शुमार किए जाते थे। नासा की बुनियाद नासा का क़याम एक गैर मामूली शख्सियत इब्राहिम अर्राज़ी के हाथों हुआ था। इब्राहिम एक ज़हीन फ़ल्कियात दान और रियाज़ी दान था जो बगदाद के इल्मी मरकज़ से वाबस्ता था। वो क़दीम उलूम का माहिर था और आसमान के असरार को समझने के लिए बेचैन रहता था। उसने अपने तालिब इल्मी के दौरान ही यूनानी और भारतीय फ़ल्कियात पर गहरी तहक़ीक़ की थी और उस नतीजे पर पहुंचा था कि आसमान के निज़ाम में बहुत से राज पोशीदा हैं जिन्हें जदीद इल्मी आलात और नज़रियात की मदद से समझा जा सकता है। इब्राहिम ने महसूस किया कि उस दौर के इल्मी मराकज़ में फ़ल्कियात और तबियात को वो अहमियत नहीं दी जा रही जो दरकार थी। लिहाजा उसने अपने चंद काबिल शागिर्दों के साथ मिलकर एक खफिया जमात नासा कायम की, जिसका मकसद कायनात के राज़ों को समझना और नए नज़रियात की बुनियाद पर तहक़ीक़ करना था। नासा ने अपने खफिया तहक़ीक़ी मराकज़ कायम किए, जहाँ पुराने मखतूतात का मुताला किया जाता और नए साइंसी तजर्बात किए जाते। सरख सितारे का मुशाहदा 1200 के अवाइल में एक रात नासा के मुहक्किकीन ने आसमान पर एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक रोशन सरख सितारा आसमान के जनूबी हिस्से में नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता चमक रहा था। ये मंजर फ़ल्कियात दानों के लिए हैरत का बात था क्योंकि ये सितारा पहले कभी नज़र नहीं आया था। नासा के मुहक्किकीन ने फ़ौरन उस अजीब मज़हर की तहक़ीक़ का फ़ैसला किया। नासा के फ़ल्कियात दानों ने क़दीम यूनानी फ़ल्कियात दानों के नज़रियात की बुनियाद पर सितारों की पोजीशन का हिसाब लगाया और अपनी मौजूदा मालूमात का जायज़ा लिया। उन्होंने महसूस किया कि ये सरख सितारा जो मुसलसल चमक रहा था दरअसल किसी नए सैयारे या आसमानी जिस्म की निशानदही कर रहा था। लेकिन उस वक्त तक सैयारे के मुताल्लिक़ ज़्यादा मालूमात नहीं थीं और ये एक बहुत बड़ा राज था। इब्राहिम अर्राज़ी और उसकी टीम ने सरख सितारे की हरकत का बारीक बेनी से मुशाहिदा किया और हिसाबात के ज़रिए उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि ये सितारा ज़मीन के करीब कोई नया सैयारा हो सकता है। वो जानते थे कि अगर वो उस सैयारे के राज को समझने में कामयाब हो गए तो ये इंसानी तारीख़ का एक नया बाब होगा। नासा के मुहक्किकीन ने उस वक्त के जदीद तरीन आलात जैसे कि फ़लकी दूरबीनें, रियाज़ियाती चार्ट्स और सितारों के नक्शे का इस्तेमाल करते हुए सरख सितारे की हरकत को नोट करना शुरू किया। महीनों की मेहनत और तहक़ीक़ के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचे कि ये कोई मामूली सितारा नहीं था बल्कि एक सैयारा था जो ज़मीन से बहुत दूर मौजूद था। उनके हिसाबात से पता चला कि यह सैयारा अपने मदार में गर्दिश कर रहा था और उसकी रोशनी ज़मीन तक पहुंच रही थी। खला में सफ़र का ख्वाब इब्राहिम अर्राज़ी और उसकी टीम को अंदाज़ा हुआ कि अगर वो उस नए सैयारे तक पहुंचने का तरीक़ा तलाश कर लें तो वो कायनात के नए राज़ों को समझने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त के वसाइल और मालूमात खला में सफ़र के लिए काफ़ी नहीं थे। उन्होंने खिला में सफ़र के बारे में सोचना शुरू किया और उस दौर के साइंसी नज़रियात को खला में जाने के मंसूबे में शामिल किया। इब्राहिम अर्राज़ी ने अपनी टीम को खला में सफ़र के मुमकिन तरीक़ों पर गौर करने के लिए कहा। उन्होंने मुख्तलिफ़ कदीम किताबों का मुताला किया जिनमें यूनानी और मिस्री उलूम शामिल थे और वहाँ से ये नतीजा अख़ज़ किया कि खुला में जाने के लिए एक ऐसा आला दरकार है जो न सिर्फ ज़मीन की कश्तकल को शक्स्त दे सके बल्कि खला की वसिया व अरीज़ वसातों में भी हरकत कर सके। नासा का मंसूबा सालों की मेहनत और तहक़ीक़ के बाद
ناسا کے محققین نے ایک تجرباتی منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے ایک ایسی مشین کا تصور کیا جو گرم ہوا کے غبارے کی مانند خلا میں بلند ہو سکے اور ستاروں کی رہنمائی میں آگے بڑھ سکے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مشین انہیں زمین کی فضا سے باہر لے جا سکتی ہے اور وہ اس نئے سیارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس منصوبے کے لیے بہت زیادہ وسائل اور وقت درکار تھا۔ ناسا کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو اتنی بڑی مہم کے لیے کافی ہوں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے خواب کو زندہ رکھا اور اس پر مزید تحقیق کرنے کا عزم کیا۔ وقت کے ساتھ چیلنجز 1200 میں دنیا کے بیشتر حصے میں سائنس کا موجودہ تصور نہیں تھا اور فلکیات کی تحقیق کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی جو آج دی جاتی ہے۔ ناسا کو بھی اپنے منصوبے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی اور ان کے نظریات اس وقت کے روایتی نظریات سے بالکل مختلف تھے، جس کی وجہ سے انہیں معاشرتی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ناسا کے کچھ ارکان نے اپنے منصوبے کو جاری رکھنے کی کوشش کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہوا کہ خلا میں جانے کا خواب اس دور کے سائنسی وسائل اور آلات کے ساتھ پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود ناسا نے اپنے تحقیقی کام کو ترک نہیں کیا اور آسمان کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھی۔ ناسا کا علمی ورثہ اگرچہ ناسا کے ارکان خلا میں سفر کرنے کا خواب پورا نہ کر سکے، لیکن ان کی تحقیقات اور نظریات نے بعد کے ادوار میں سائنسدانوں کے لیے ایک اہم علمی ورثہ چھوڑا۔ انہوں نے ستاروں کی حرکت، سیاروں کی پوزیشن اور کائنات کے دیگر مظاہر کے بارے میں جو علم حاصل کیا، وہ آنے والے زمانوں میں سائنسی ترقی کی بنیاد بنا۔ صدیوں بعد جب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آیا تو ناسا کے انہی خوابوں کی بنیاد پر ایک نیا ادارہ قائم ہوا جسے ناسا کا نام دیا گیا۔ یہ وہی ناسا تھا جو خلا میں سفر کرنے والا پہلا ادارہ بنا اور اس نے انسان کو چاند تک پہنچا دیا۔ اس طرح 1200 کے ناسا کے خوابوں نے آنے والے زمانوں کی سائنسی دنیا کو روشنی دکھائی اور انسان کے خلا میں سفر کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔